तो किसान को मैक्सिमम एश्योर्ड प्राइस देना पड़ेगा कि इससे नीचे तो कोई हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ बिकी नहीं पाएगी, और हर फसल के लिए देना पड़ेगा। अंबाला से जो विधायक है असीम गोयल, कहीं ना कहीं उनको विधानसभा के बाहर धरने पे बैठना पड़ेगा। आज मनोहर लाल जी की जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रदेश के किसान को तो कम से कम बचाए। किसान बर्बाद हो गया, देश बर्बाद है। तो कहीं ना कहीं आपकी बात को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नहीं है, बाकी भी पूर्व विधायक हैं या फिर मौजूदा विधायक है, वो भी इस बात के खिलाफ जो अपनी आवाज़ उठा चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो निजी बाजार के हाथों किसान को मजबूर करके छोड़ दिया गया है। उनका शोषण करो, जो मर्जी करो, कोई सेफगार्ड नहीं। यही वो ब्रिटिश काल से पहले वाली स्थिति है। कहीं ना कहीं चौटाला परिवार को एक साथ किया जाए। तो परमिंदर सिंह ढूल ऐसे इनेलो के विधायक थे जिन्होंने आखिर दम तक ये चाहा कि ये परिवार कहीं ना कहीं अलग ना हो। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिलों को लेकर जो है किसान सड़कों पर हैं, सड़कों पर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनके साथ साथ कुछ जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें या तमाम बाकी पार्टियों की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में और इन बिलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो उन किसानों को और विपक्षी दल की पार्टियां जो भी है, सरकार कहीं ना कहीं एक राजनीति का नाम दे रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं या फिर सत्ता पक्ष के जो भी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, इन बिलों के खिलाफ आवाज़ लगातार उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य इस समय मौजूद हैं। अगर हम जींद जिले की बात करें तो जींद जिले से उनका बड़ा संबंध है। एक प्रजा मंडल जो आंदोलन हुआ था, कहीं ना कहीं उनकी अगुवाई में वो जो प्रजा मंडल आंदोलन हुआ था उसकी उन्होंने अगुवाई की थी। कुल वो 7 बार विधायक बने। 5 बार जो विधायक बने वो जींद जिले से बने और 2 बार वो जुलाना से विधायक बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी दल सिंह के बेटे और पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढूल की। ढूल साहब, बहुत बहुत स्वागत है बिंदास। बहुत धन्यवाद। ढूल साहब, किसानों के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो आपने भी बड़ी मजबूत तरीके से साफ एक चेतावनी के रूप में कहें या फिर सरकार को कहीं ना कहीं चेताने का प्रयास किया कि जो भी ये नए कानून किसानों को लेकर आए हैं, ये बिल्कुल भी किसानों के हक में नहीं है। तो किस तरीके की आप आवाज़ आगे भी उठाओगे और आपकी जो आवाज़ है, कितना असर आप देख पा रहे हो सरकार का? भारतवर्ष के अंदर कृषि का योगदान बहुत बड़ा है, और कोरोना काल के अंदर ये सिद्ध हुआ गया था कि जब देश की इकोनॉमी बैकफुट पे थी तो किसान की वजह से किसान कोरोना के योद्धा के रूप में सामने आए और देश की अर्थव्यवस्था के अंदर अपना योगदान दिया। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। मेरा ये मानना है कि आत्मनिर्भर भारत खेती और खेती से जुड़े उन किसानों को जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे तब तक हम भला नहीं कर पाएंगे। आज किसान है, किसान की अपेक्षाएं हैं, उसके परिवार की अपेक्षाएं हैं, उसके बच्चों का एजुकेशन का है, उसके बच्चों का हेल्थ का है, उसके बच्चों की आकांक्षाएं हैं। जब किसान को हम उनकी पूर्ति के लायक नहीं बना पाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा। ये तीनों बिल जो आए हैं, इन तीनों बिलों में एक सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम को धराशायी करने का काम किया है। दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने ब्रिटिश काल के अंदर जब किसानों की समस्याओं को समझा तो 1939 के अंदर लंबे संघर्ष के बाद वो जमींदार उन्मूलन कानून और ये हमारा मंडी का बिल लेकर के आए थे। और हरियाणा पंजाब की स्थिति किसान की इसलिए मजबूत है कि यहाँ APMC काम कर रही है, मजबूती से काम कर रही हैं। आज जो कॉमर्स एंड ट्रेडर बिल है उसके हिसाब से APMC को ख़त्म किया जाएगा और प्राइवेट निजी बाज़ार को खोला जाएगा। निजी बाज़ार को उदारीकरण के नाम पर निरंकुश बाज़ार जो साबित हो चुका है पूरे विश्व के अंदर। अमेरिका जैसे देश के अंदर 50 साल पहले ये हमारा निजी बाज़ार किसानों के लिए आया था, वहाँ किसान बर्बाद है। और वहाँ के किसान को अगर आप हिसाब लगाएं तो $60,000 प्रति वर्ष उनको सब्सिडी मिलती है, हमारे यहाँ $175 मिलती है। तो हमारे यहाँ किसान की मजबूती के लिए APMC का रहना ज़रूरी है। हाँ, APMC रहे, निजी बाज़ार की क्या उत्तरदायित्व होंगे जब उसके अंदर आज ये किसान को सेफगार्ड नहीं दिया गया है। मेरा ये मानना है जिस टाइम पे हूँ कि जब तक MSP को कानूनी रूप नहीं दिया जाएगा, चाहे निजी बाज़ार में हो चाहे APMC में हो, कि कोई ये प्राइवेट खरीदार जो सरकारी एजेंसी हो वो MSP पर खरीद करे। मेरा तो मानना है MSP से ही बढ़ के हमें काम करना चाहिए। अगर सुधारीकरण करना है और किसानों की आय दोगुनी करनी है, मैं उपभोक्ता हूँ, मैं बाज़ार में जाता हूँ,
मेरे पास एक पैकेट बंद खाना आता है, फूड वो पैकेट आता है किसी भी चीज़ का, उस पर लिखा हुआ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो किसान को मैक्सिमम एश्योर्ड प्राइस देना पड़ेगा कि इससे नीचे तो कोई हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ बिक ही नहीं पाएगी, और हर फसल के लिए देना पड़ेगा। आज जो शांता कुमार कमेटी जी की रिपोर्ट जो 2015 में लोकसभा में पेश हुई, सरकार के सामने रखी गई, उसके हिसाब से केवल 6% MSP पर खरीद होता है, और हरियाणा और पंजाब के अंदर ज़्यादा खरीद होता है। इसलिए कारण क्या है कि यहाँ मंडी व्यवस्था मजबूत थी, और उदारीकरण के नाम पर 2006 में बिहार के अंदर मंडियाँ बंद करी गई, तो वहाँ का किसान आज 400-500 रुपये प्रति क्विंटल MSP से नीचे बेचने को मजबूर है। किसान की माली हालत ना स्टोर करने की है, ना वो फसल रख सकता है। बुआई से लेकर के कटाई तक बहुत अनाप शनाप खर्चे बढ़ जाते हैं, उनको निकालने के लिए फसल बेचना पड़ता है। तो मेरा ये मानना कि जब तक मिनिमम एश्योर्ड प्राइस कानूनी रूप नहीं लेगा, किसान का भला नहीं होगा। डुल साहब, आपने गहनता से इन बिलों के बारे में बताया कि कैसे कैसे MSP से ज़्यादा भी बढ़ के करने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं कहीं सरकार जो है इन तीनों अध्यादेशों के अंदर MSP का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो बार बार ये कह चुके कि MSP खत्म नहीं होगा, MSP नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हम BJP की बात करें तो कहीं ना कहीं BJP की तरफ से गोहाना में भी एक किसान धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया कि कहीं ना कहीं किसानों ने एक धन्यवाद जताया है नरेंद्र मोदी का। वहीं जब आप जैसे लोग जो कि इतनी अच्छी समझ रखते हैं राजनीति भी और किसानों की, तो कहीं ना कहीं आपकी बात को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे इकलौते सदस्य नहीं हैं, बाकी भी पूर्व विधायक हैं या फिर मौजूदा विधायक हैं, वो भी इस बात के खिलाफ जो अपनी आवाज़ उठा चुके हैं कि ये जो भी चीज़ है किसान हितैषी नहीं है, कहीं ना कहीं किसानों के ये फेवर में नहीं है, किसानों के लिए कहीं ना कहीं जानलेवा साबित होगी। निश्चित तौर पर आज किसान को जब तक सेफगार्ड नहीं मिलेंगे, किसान के बुत्ते की बस की बात नहीं। आज 70% खेती पर आधारित हैं हरियाणा के अंदर, और उसके अंदर से 80% से ऊपर छोटा किसान है, जिस पे 3 एकड़ है, 2.5 एकड़ है। किस प्रकार से निजी बाजार का मुकाबला किसान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आज मजबूत किसान भी नहीं कर पा रहा निजी बाजार का मुकाबला। आज MSP पर खरीद केवल कितना हो रही है? 6%। 6 पूरे देश का अगर डाटा देखो तो किसान तो आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मिनिमम एश्योर्ड प्राइस होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो निजी बाजार के हाथों किसान को मजबूर करके छोड़ दिया गया है। उनका शोषण करो, जो मर्जी करो, कोई सेफगार्ड नहीं। अगर कहीं कहीं उनका किसान का और पूंजीपति का अगर झगड़ा होता है तो उसको SDM या DC फैसला करेगा। मेरा मानना ये गलत व्यवस्था है। इसके अंदर होना चाहिए कृषि कल्याण और वेतन प्राधिकरण बनना चाहिए, जिसके अंदर किसान के बच्चों का लागत, किसान के बच्चों की शिक्षा, किसान के बच्चों का एजुकेशन का, किसान के बच्चों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए निश्चित वेतन हो, उसके हिसाब से मिनिमम एश्योर्ड प्राइस तय किया जाए। और वो जो कोई झगड़ा हो तो उसको ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए, कितरियाँ और कितरियाँ, और जितना ये कृषि मूल्य आयोग है वो किसान कल्याण प्राधिकरण और वेतन आयोग के नीचे काम करे, और वो किसान की, पूरे देश के किसान की हर फसल की MSP तय, मिनिमम एश्योर्ड प्राइस तय करे। तो निश्चित तौर पर जो आज हमारा 1970 के अंदर जब ये हमारी मजबूती से खड़ी हुई थी मंडियाँ और MSP लागू आई थी, तो निश्चित तौर पर आज किसान आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर देश की बढ़ोतरी के लिए GDP में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, और हिंदुस्तान सबसे ऊपर आकर के आ सकता है। वो केवल किसान के बुत्ते पर है। कोरोना काल में आप देख चुके इंडस्ट्री किस प्रकार फेल होगी। आज किसान को बाजार के हाथों छोड़ दिया गया है, ऐसा है, छोड़ दिया गया है। यही वो ब्रिटिश काल से पहले वाली स्थिति है। इसको ज्ञान करके मैं चिंतित हूँ और किसान की चिंता के साथ अपना जोड़ता हूँ। मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान का तो बर्बादी निश्चित है इन तीनों कानूनों की वजह से। बिल्कुल, आपने कहा कि इन तीनों बिलों को लेकर किसान की बर्बादी हो निश्चित है। डुल साहब, अभी कुछ समय पहले आप जो पूर्व विधायक थे, काफ़ी सारे सदस्यों ने जो है पूर्व विधायकों ने एक मीटिंग की थी। यहाँ तक कि जो BJP के पूर्व विधायक थे रादौर से श्याम सिंह राणा, उन्होंने तो यहाँ तक कि पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। अगर सरकार ये जो बिल है अगर इनको विड्रॉ नहीं करती, इनमें संशोधन नहीं करती, तो परमिंदर सिंह डुल का क्या स्टैंड रहेगा? मेरा स्टैंड अपने किसान परिवार के साथ है। किसानी मेरा धर्म है। मैं किसान हूँ, किसान मेरी कौम है, किसान मेरा धर्म है, किसान मेरी आवाज़ है। मैं किसान के साथ खड़ा हूँ। हम किसान की आवाज़ के साथ जितना हम योगदान दे सकते हैं हम उतना योगदान दे के लड़ाई लड़ेंगे। हम इकट्ठे हुए थे, हम किसान परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे। हमें किसानों की चिंता थी, इसलिए आपस में विचार विमर्श करने के लिए खड़े हुए थे। और हमें ये लगा कि ये बिल जो है तीनों के तीनों जिस प्रकार से आनन फानन में लाए गए हैं,
कहीं न कहीं किसान को निजी बाजारों के हाथों शोषण करने के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि लोकतंत्र के अंदर जब लोकशाही हो तो हर वर्ग का ध्यान रखे। किसान तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको बचाने के लिए जितना योगदान हम देश के अपने तौर पर देंगे। ढुल साहब, अगर हम किसानों की बात लगातार कर रहे हैं, जो है बाजरे की खरीद की बात करें या फिर धान की खरीद की बात करें या फिर कपास भी कहीं ना कहीं मंडियों में जा चुकी है। सरकार एक तरफ कह रही है, सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही मंडी में, लेकिन यहाँ तक कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी के ही विधायक, अम्बाला से जो विधायक है असीम गोयल, कहीं ना कहीं उनको विधानसभा के बाहर धरने पर बैठना पड़ेगा। किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, असीम गोयल जी बैठे, उनका कोई निजी कारण होगा। भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी का राज है। दुष्यंत चौटाला जी और आज मनोहर लाल जी की जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रदेश के किसान को तो कम से कम बचाए। अरुण जेटली जी ने एक बार धारा 234 की उपधारा 2 का जिक्र किया था और अपने बीजेपी निर्देशित राज्यों को कहा था कि ऐसे कानून जो प्रदेश के हित के हों तो आप बना सकते हैं। हरियाणा को बनाने चाहिए अपने लोग बचाने के लिए। आज आप जिस प्रकार से आर्टिकल 33 के तहत जो हमारी कृषि जो है राज्य का, इस राज्य के विषय में आता है, राज्य उस पर कानून, केंद्र सरकार तो एपीएमसी पे कानून बना ही नहीं सकती थी। ये तो किस प्रकार से थोपा जा रहा है, तानाशाही तरीके से थोपा जा रहा है पूरा देश के अंदर, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। और किसान बर्बाद निश्चित होगा। अगर किसान बर्बाद होगा देश बर्बाद है। आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से किसानों को निजी बाजार में छोड़ दिया गया, बेरोजगारी बढ़ेगी और किसान खेती छोड़ करके अर्बन मजदूर के रूप में आएंगे, वो देश के लिए बहुत एक चिंता और भयावह चिंता होगी। उस चिंता से अपने आप को वाकिफ़ करते हुए इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि इन कृषि विधेयकों को वापस लिया जाना चाहिए। नहीं तो किसान को सेफ गार्ड दें, मिनिमम एश्योर्ड प्राइस, दंडनीय अपराध बनाएं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे निजी हो चाहे सरकार हो, वो मिनिमम एश्योर्ड प्राइस से कम खरीद न करे। और उसके बाद जो हमारा मिनिमम एश्योर्ड प्राइस के बाद जो किसान को जो मिलना चाहिए, उसके बच्चों को परिवार के भरण पोषण के लिए मिनिमम एश्योर्ड प्राइस तय करते हुए उसका सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसान को कम से कम इतनी आमदनी की ज़रूरत है, उसके हिसाब से सभी फसलों का रेट तय करे। ढुल साहब, इस समय गठबंधन की सरकार है, जो सहयोगी दल है जननायक जनता पार्टी, कहीं ना कहीं वो भी सरकार का हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले जो है सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव कुछ किसान करने के लिए गए थे। कहीं ना कहीं विपक्ष पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार पंजाब की अगर बात करें तो अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल थी, उन्होंने केंद्रीय अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोगों का ये आरोप है कि दुष्यंत चौटाला जो है सत्ता के लालची हो चुके हैं और वो अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं किसानों के साथ वो अनदेखी कर रहे हैं। जबकि अगर उनके चुनाव की बात करें, जो उनका चुनाव का एजेंडा था लड़ने का, तो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और लोगों ने वोट भी कहीं नहीं कि उनको बीजेपी के खिलाफ दिए थे। तो आप क्या मानते हैं कि जो बीजेपी के अलावा जो सहयोगी दल है हरियाणा में जननायक जनता पार्टी, किस तरीके से वो किसानों के मुद्दे पर कायम है? हरियाणा के अंदर 70% लोग खेती पर जुड़े हैं, खेती के साथ सहायक धंधों से जुड़े हैं। आज की गठबंधन की सरकार जेजेपी और बीजेपी की जिम्मेवारी बनती है कि वो इन किसानों को बचाए, उनके लिए नए रास्ते निकाले। इस बिल से निकाले रास्ते कम से कम हरियाणा किसानों को बचाकर उदाहरण पेश करिए। ये जिम्मेवारी बनती है, इसलिए जिम्मेवारी उनको एहसास होना चाहिए और जिम्मेवारी निभानी चाहिए। अगर जिम्मेवारी नहीं निभाई तो ये वक्त बहुत माड़ी चीज़ है। वक्त कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वक्त न्याय करता है। आज जो स्थिति है वक्त देख रहा है, वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। समय के हिसाब से आज जिम्मेवारी बनती है गठबंधन सरकार की कि वो अपना सारा मामला छोड़ करके आगे आकर किसानों को बचाएं और किसान के साथ खड़े हों। और जो आप बाजरे की खरीद कह रहे थे, कपास की खरीद कह रहे थे, आज किसान मजबूर है, एमएसपी से नीचे बेचने पर मजबूर है। 400 से 500 रुपये कम बिक रही है। आज किसान बर्बाद है। जाके देखो मंडियों की हालत, रोज़ाना आवाज़ उठ रही है। तो कहीं न कहीं एमएसपी की खरीद भी जो है आज सुचारू रूप से नहीं चल रही। ढुल साहब, बिल्कुल किसानों की आपने बात बड़ी खुलकर की। अगर हम राजनीति की बात करें, जब इनेलो का और जेजेपी का कहीं ना कहीं जब अलग हो रही थी, उससे पहले का जो भी टकराव एक हो रहा था, क्योंकि आपके अगर हम फादर साहब की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं चौधरी चरणजीत सिंह के साथ या फिर काफ़ी जो उस समय के बड़े नेता थे उन लोगों के साथ बिल्कुल मिलकर काम किया। तो जब इस चीज़ को लेकर जब पंचायत हो रही थी कि कहीं ना कहीं चौटाला परिवार को एक साथ किया जाए, तो परमिंदर सिंह ढुल ऐसे इनेलो के विधायक थे जिन्होंने आखिर दम तक ये चाहा कि ये परिवार कहीं ना कहीं अलग ना हो। अभी स्थिति सारी स्पष्ट हो चुकी है, अलग एक पार्टी बन चुकी है। ढुल साहब क्या सोचते हैं चौटाला परिवार के आगे को लेके?
वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता है, माना वो सितारा था लगता बेहद प्यारा था, जो टूट गया सो टूट गया। कोशिश सब ने की थी, सभी ने प्रदेश हित के लिए कोशिश की थी, लेकिन नहीं कामयाब हुए। अब स्थिति आज आपके सामने है। और राजनीतिक रूप से मेरा तो ये मानना है कि हरियाणा के अंदर किसान और किसानी की चिंता करके उनके पक्ष में खड़ा होना आज कम से कम किसान के बेटे की जिम्मेवारी बनती है, और उसके साथ कंधे से कंधा खड़ा होकर इस देश के प्रदेश के अन्नदाता को बचाने के लिए उसके संघर्ष की मदद करनी पड़ेगी। ढुल साहब, अगर आपकी बात करें तो आपने अभी तक 5 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 2 चुनाव आपने जीत हासिल की है, और दोनों के दोनों जो चुनाव है आपने इनेलो की टिकट पर लड़े हैं। आगे को लेकर, जुलाना के विकास को लेकर क्या आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है? जुलाना के आप जो सपना देखा हो आपने कि मुझे ये चीज़ जुलाना के लिए करनी है, अपने हल्के के लिए करनी है? नहीं, हमारा तो ड्रीम प्रोजेक्ट पीछे भी था। जब विधायक बनने से पहले इलेक्शन लड़ने लगे थे, जब ही से ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यहाँ रोजगार के स्थायी साधन हमें देने पड़ेंगे। उसी के लिए हम काम भी कर रहे थे। और मैं 10 साल विधायक रहा, मैंने भरपूर कोशिश की कि मेरी विधानसभा के अंदर उपस्थिति, विधानसभा के अंदर उल्लेख से जितनी भी समस्याओं का संज्ञान लेकर के हल करा सकूँ मैं हल कराऊँ। मैंने पुरजोर कोशिश की, और जब सत्ता में, अगर कभी परमात्मा की कृपा सत्ता में आए, तो हमारा विजन है कि इस इलाके को आगे लेकर के चलें। और इसके लिए आज खेती और खेती से जुड़ी इनसे हटकर भी हमें आगे जाना पड़ेगा, ताकि लोगों को स्थायी रोजगार मिले और यहाँ भी उन्नति तरक्की हो। ढुल साहब, मेरा अंतिम सवाल, कुछ समय बाद बड़ौदा में उपचुनाव होना है, तारीख वगैरह सब ऐलान हो चुका है, तो बड़ौदा में क्या स्थिति देखते हैं आप? जैसे कि अब फिलहाल आप बीजेपी में हैं, तो क्या स्थिति वहाँ रहने वाली है? नहीं, बड़ौदा उपचुनाव होगा, मैं बड़ौदा गया नहीं हूँ अब तक। वास्तव में बड़ौदा में गया नहीं, लेकिन जो खबरें सुनने में आ रही हैं वो खबरें अच्छी नहीं हैं। कम से कम इन 3 बिलों के बाद खबरें अच्छी नहीं हैं। तो हमें किसान के रोष को रोकना चाहिए और किसान की समस्त मांगों को मान करके उनको लाठी का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। अन्नदाता इस देश का पेट पालता है, उसको लाठी का, आंसू गैस का शिकार न बना कर उनसे बात करके, उनकी बात को मान करके और केंद्र सरकार से मनवा करके उनके आंसू पहुँच के आज दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने का समय है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढुल, जिनका साफ साफ कहना है कि किसानों की अनदेखी करना जो है सरकार के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। सरकार को ये चाहिए कि किसानों की बात सुने, उनको विश्वास में ले, और कहीं ना कहीं जो भी किसानों के लिए फ़ायदे की चीज़ हो उस तरफ कहीं कहीं सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।